प्रिय बालाजी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आप हैं क्लास 9th के मेरे प्यारे प्यारे से बच्चे। आज हम पढ़ेंगे बच्चा जी आपका फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3। आज हमारा फिजिक्स होने वाला है, भौतिकी हम पढ़ेंगे। जिसको हम हिंदी में भौतिकी बोलते हैं। और उसका चैप्टर नंबर होने वाला है आज 3, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम गुरुत्वाकर्षण पढ़ेंगे। और पहले हम पढ़ेंगे चैप्टर में पहले लॉ पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। गुरुत्वाकर्षण जो सार्वत्रिक नियम है जो सब जगह पर लागू होता है, उसका पहला लॉ पढ़ेंगे। और ये लॉ कहता है कि ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड जो है एक दूसरे को एक बल से आकर्षित किए हैं। दो पिंड है कोई भी, मान लीजिए कि यहाँ पर एक पिंड ये है और दूसरा पिंड ये है, सब एक दूसरे को क्या करते हैं, एक बल से आकर्षित करते हैं। ठीक, और जो दोनों का जो मास होगा, मान लीजिए कि इसका कुछ मास होगा m1 और इसका कुछ मास m2 होगा। इन दोनों का जो मास होगा वो उसके दूरी के बीच के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये लॉ आपको याद रखना है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है। तो यहाँ से हम दो कंडीशन पहुँचे हैं। पहले तो बोला कि दोनों के मास के गुणनफल के, दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। कोई दो मास है उनके, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर मास वो ये हो गया, कोई ऑब्जेक्ट है m1, ये कोई ऑब्जेक्ट m1 है और ये दूसरा कोई ऑब्जेक्ट m2 है। कुछ इसका मास रहा होगा, कुछ इसका मास रहा होगा। इस दोनों के मास के प्रोडक्ट होता है, तो इसको हम इक्वेशन 1 बोल सकते हैं। फिर उसके दूरी के बीच के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इन दोनों के बीच की दूरी क्या r है, उसका डायरेक्टली इन्वर्स प्रोपोर्शनल उसके वर्ग के व्युत्क्रम, इसको पहले स्क्वायर करेंगे उसके, तो ये आपके पास इक्वेशन 2 आया। अब दोनों को हम कंबाइन करेंगे, तो कंबाइन करेंगे तो हमको फार्मूला मिलेगा ऑन कंबाइन। दोनों कंबाइन करते हैं तो f, ये प्रोपोर्शनल साइन है, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर आएगा। ठीक, अब यहाँ पर प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो यहाँ पर एक आता है g, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट। यहाँ पर g आया हुआ है, तो इस जी को मैं थोड़ा सा आपके लिए कलर जी m1 m2 r स्क्वायर। इस फार्मूले को आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। m1 m2 ठीक है। इसको आप देख पा रहे होंगे m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और ये जो g का जो खोज था, इसको किया था, इस g को बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, इसको हेनरी कैनवेंडिश ने इसका खोज किया था। चलो नोट, और ये दोनों फार्मूला है। इसका अगर हम यूनिट निकालना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए m1 m2 क्या, फोर्स का फार्मूला होता है मास r स्क्वायर। और यहाँ से हम क्या करते हैं बच्चे, ये जो जी r स्क्वायर है, इसको हम यहाँ क्रॉस में लाते हैं, इसको हम क्रॉस गुना कर देते हैं, तो ये r स्क्वायर हो गया, ये m1 m2। अब यहाँ से हम किसका फोर्स निकालेंगे सर, और जो जी का वैल्यू होता है, जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू, और देखिए फोर्स r स्क्वायर और m1 m2, ये होता है फोर्स का फार्मूला होता है न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। और m1 m2 दो मास है तो kg स्क्वायर। तो जी का जो आपको यूनिट है याद रखना है, पेपर में बहुत बार आया हुआ है, तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है।
ठीक है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। चलो, अब गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण बल ये हो रहा है कि अगर हम विश्व के सभी वस्तु जितने पिंड हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और इनके बीच के जो सब वस्तुओं के बीच यह जो बल होता है, यहाँ पर यह लिखा हुआ है। अगर आपको थोड़ा सा ये कम दिख रहा हो तो इसको मैं सही कर दे रहा हूँ। यहाँ पर यह लिखे है। यह आकर्षण बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है और सौरमंडल के साथ को एक साथ रखता है। सूर्य के जो उनके एक आकर्षण बल है, उसी आकर्षण बल से सब कुछ एक दूसरे का, मतलब यहाँ पर सारे जितने ग्रह हैं उनकी दिशा लगातार बदलती है और सूर्य के चारों ओर गति करते रहते हैं। और वृत्ताकार पथ में भी त्वरण, जो भी विकेंद्रण, जो सेंट्रल एक्सेलरेशन होता है, उसको भी एक बल की आवश्यकता होती है। यही बल है जो सूर्य और ग्रह के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा प्रदान किया जाता है। जैसे आप सूर्य देख रहे हैं, सारे ग्रह एक दूसरे के चक्कर लगा रहे हैं, तो ये सब को एक दूसरे को ये जो है गुरुत्वाकर्षण बल है, तो ये इनको बीच को बैलेंस एकदम आराम से ग्रह के चक्कर लगाए जा रहे हैं इसके कारण। अब यहाँ पर एक आप याद रखिएगा कि यहाँ पर लिखा सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है और मास का जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं और ये mv²/r के बराबर होता है। और ये जो mv² होता है, इसको हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोल सकते हैं, g मास ऑफ सन और मास ऑफ प्लैनेट का दूरी के वर्ग के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये फार्मूला आप याद रख सकते हैं। ऐसे इसका यूज हमको बहुत कम पड़ेगा अपने क्लास 9th लेवल पर। ये आता है पेपर में कि अभिकेंद्र बल किसे कहते हैं, तो आप इसका डिफिनेशन याद रखिएगा। वृत्ताकार पथ में गतिशील पिंड पर एक बल केंद्र की ओर लगता है, इस बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। यही कारण है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति होती है। अभिकेंद्र बल के कारण ही, पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण ही ये मिल पाता है। और ये थोड़ा इसका इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, क्या बोलते हैं। केपलर का लॉ हमसे तो नहीं पूछा गया, लेकिन आपको केपलर ने 3 ग्रहों की गति के लिए 3 नियम बनाए थे। तीनों नियम को हम जान लेते हैं। क्वेश्चन आए तो भी ठीक, नहीं आए तो भी ठीक। अभी तक तो बिहार बोर्ड नहीं पूछा है, लेकिन हम लोग का ड्यूटी बनता है, एक बार सिलेबस में है तो थोड़ा पढ़ लीजिए। केपलर ने 3 लॉ दिया था। मान लीजिए कोई ये पाथ है, एलिप्स पाथ है, यहाँ पर सन है, और जो कह रहा, इसमें कहा गया था कि सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति का वर्णन के लिए नियम बनाया था, जिसमें एक था कक्षीय गति का नियम, दूसरा था लॉ ऑफ एरिया और तीसरा था लॉ ऑफ पीरियड। तीनों लॉ को हम पढ़ेंगे। इसको केपलर ने दिया था। तो पहला लॉ है इनका। इस नियम में बताया गया था कि ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर एक एलिप्स ऑर्बिट में घूमते हैं, जिसे सूर्य अंडवृत्त कक्षाओं में 2 फोकस में से किस होता है। मान लीजिए कोई एलिप्स है, इसका 2 फोकस होता है, एक यहाँ पर है और एक ही दूसरा है। तो एक को F1 बोला जा रहा है, दूसरे को F2 बोला जा रहा है। किसी एक पर अगर सूर्य होगा और उसके चारों ओर कोई ग्रह चक्कर लगेगा, ये पहला लॉ था। दूसरा लॉ ये था कि जो प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर इस तरह घूमते हैं कि सूर्य को मिलाने वाली जो रेखा होती है समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल में घूमती है। जैसे मान लीजिए पहले ग्रह यहाँ था,
अब ये ग्रह यहाँ आ गया, तो इसको मिलाइए, पहले यहाँ था, यहाँ था, ये एरिया जो बन रहा है। अब मान लीजिए ग्रह क्या था, सी से लेकर यहाँ तक है, डी तक, तो सी से मिलाओ और डी को मिलाओ, तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया समान समय अंतराल में समान कवर करेगा। ये उनका दूसरा लॉ था। तीसरा लॉ था कि भाई किसी ग्रह के सूर्य के औसत दूरी का जो घन होता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में समय के वर्ग के समानुपाती होता है। इसलिए आर कोई दूरी आर है, उसको क्यूब करो, टाइम ऑफ पीरियड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस साइन होगा टाइम कोई के आएगा, और यहाँ से के निकालेंगे तो बटा में टी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये फार्मूला था, कांस्टेंट था। तो ये 3 लॉ को दिया था केपलर ने। पेपर में अभी तक हमसे नहीं पूछा, मतलब आपके मैं 5 साल का पेपर चेक किया हूँ, 4 साल का, अभी तक नहीं पूछा गया है। चलिए, न्यूटन का जो तृतीय नियम गति नियम है और गुरुत्वाकर्षण में क्या रिलेशन है, चलो इसको हम पढ़ते हैं। तीसरा नियम यही कहता है ना, कोई वस्तु पर एक बल लगाती है तो दूसरी वस्तु इस पर पहली वस्तु पर बराबर विपरीत बल लगाती है। ठीक, न्यूटन का तीसरा नियम गुरुत्वाकर्षण बल पर भी लागू होता है। देखिए, जैसे कि ये मास m1 है, m2 है, ठीक, एक दूसरे पर बराबर बल लगाती है। यहीं से फार्मूला बन गया था बराबर G m1 m2 बटा r स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण आपसे पूछा जाएगा, डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए। पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण उत्पन्न त्वरण को, जिसमें कोई वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। इसे हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। याद रखिएगा, स्मॉल जी और कैपिटल जी में डिफरेंस होता है। स्मॉल जी का जो वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यह त्वरण के बराबर होता है। इसका ऐसे मात्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ये और सदिश राशि होती है। चलिए, सही है, इधर कुछ नहीं था, ये कुछ नहीं है इधर। और एक बार बच्चे जी, मैं आपसे ये कहता हूँ, मेरे ऑफलाइन के जितने छात्र हैं जो भी हैं, एक बार आप लोग सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और एक लाइक ये आपका काम है, ठीक। दूसरा काम क्या है आपका, एक बार इसमें आप वीडियो के जो भी आपका सुझाव होगा तो आप इसमें कमेंट करेंगे। तीसरा काम है, ये बच्चे जो हर वीडियो में वो करना ही करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ आपका काम है इसमें। आप इसको अपने मित्रों के साथ एक बार ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मैं गारंटी देता हूँ क्लास 9 का, सिर्फ बिहार बोर्ड के लिए बता रहा हूँ। बिहार बोर्ड का पूरे यूट्यूब पर खंगार देना इतना कम समय में, और ऐसा लेक्चर आपको नहीं मिलेगा। आपको ऐसा लेक्चर कभी नहीं मिलेगा, मैं गारंटी देता हूँ, पूरा फुल गारंटी है। इसके लिए आपको शेयर करना होगा, तो लाइक कमेंट और दूसरा काम, तीसरा काम हमें शेयर कर देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं कि रिलेशन जी और स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या रिलेशन होता है। मान लीजिए कि यहाँ पर ये अर्थ है, ठीक, इसका रेडियस है और इसका मास होगा कुछ, ये कोई यहाँ पर m है, कोई दूसरा मास है, इसको पृथ्वी पर इधर आकर्षित करती है। तो किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया जो बल होता है, ए बराबर G m1 m2 और r स्क्वायर से पढ़ा था अपने। मारते यहाँ पर मास क्या है, एक m1 मान लीजिए मास ऑफ अर्थ है, और एक कोई मास ऑब्जेक्ट है, और उसके रेडियस के बीच की दूरी का स्क्वायर होता है। किसी वस्तु पर पृथ्वी पर लगाया गया बल उस वस्तु का भार भी कहलाता है। तो भार का फॉर्मूला ए बराबर mg हो जाएगा। एक और दूसरा हम करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा m से m कट जाएगा, ये वाला m से ये वाला m कट जाएगा, काट दिया आपने, m से m कट गया, तो बच गया आपका g। और ये याद रखिएगा g जो होता है कैपिटल G मास ऑफ अर्थ और इस रेडियस का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला थोड़ा आपके MCQ के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, तो इसको आपको थोड़ा याद रखना है। कैपिटल जी का मान इतना होता है मास ऑफ अर्थ और रेडियस ये आपको गिवन हो, तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे आप लोग, तो रख दीजिए। तो इसको और थोड़ा सा मैथमेटिक्स सॉल्व कीजिए, तो आपका एक वैल्यू बन जाएगा जी का, जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। और उसको हम लोग लगभग में अप्रोक्सीमेट में लगभग ये साइन आप देख रहे हैं, इसको हम लोग ये वाला साइन, इसको हम लोग अप्रोक्सीमेट बोलते हैं, लगभग 10 के बराबर ले लेते हैं सॉल्व बनाने के लिए। और जो जी का मान होता है वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। स्मॉल जी का मान जो होता है
वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, इस बात को याद रखना है। वैल्यू ऑफ जी फॉर अर्थ के लिए इसका मान इतना ही होता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा था कहाँ मान ज़्यादा होता है कहाँ कम। देखिए किसी वस्तु पर अगर पोल पर जाएंगे तो ज़्यादा होता है, पोल यहाँ पोल पर जाएंगे ना पोल पर, तो यहाँ पर भार ज़्यादा होता है, इसका जी का मान ज़्यादा होता है, और इक्वेटर पर कम होता है, ठीक है, याद रखना है। और सेंटर पर तो बिल्कुल नहीं होगा, जीरो हो जाएगा। चंद्रमा की सतह पर निकालेंगे आप तो बस फार्मूला वही लगाइए, इसको आप रख के चलेंगे तो देखिए इसका वैल्यू कुछ आएगा ऐसा 1.63। अगर इसको आप दोनों को डिवाइड करेंगे अर्थ ई का अर्थ जो ग्रेविटेशन अर्थ का है और जो मून का है दोनों को डिवाइड करेंगे तो इसका आएगा 6.10। ठीक, तो ये रिलेशन हमको ये बता रहा है कि अगर हम किसी वस्तु का जो मास होता है और उसका अर्थ चंद्रमा पर जाएंगे तो हम मून का जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो किसी वस्तु के किसी अर्थ के मुकाबले में 1/6 हो जाता है। यानी चंद्रमा की सतह पर किसी जी का मान जो होता है पृथ्वी की सतह के जी के मान के 1/6 होता है। बहुत मतलब इसको जितना स्टार लगाना लगा दीजिए, आपसे खूब पूछा जाएगा, जम के पूछा जाता है, इसको याद रखना को बहुत निकाल कर दिखाया गया है। एक फ्री फॉल आता है, इसको भी थोड़ा पढ़ लीजिए। कोई वस्तु यहाँ पर है तो अभी इसका अभी पकड़ कर रखे हैं तो इसका वेलोसिटी नहीं होगा तो u0 मान लेते हैं। जैसे इसको जब ड्रॉप करेंगे तो नीचे तो इसका मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक, यदि भारी और हल्की वस्तु दोनों को एक साथ गिराएंगे तो पृथ्वी पर समान अंतराल में पहुँचती है, बात को याद रखना है। यहाँ से कुछ कोई वस्तु का ऊपर से नीचे गिराएंगे तो फार्मूला आपको ये तीनों लगाना है। आपके लिए v बराबर लगाना है u प्लस जी टी, एच यानी हाइट डिस्प्लेसमेंट की लगाना आपको यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लेना, ए नहीं लेना है जी टी स्क्वायर। और थर्ड याद रखना है डी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस में 2gh। बच्चे जी हम लोग का जरूरत कम पड़ा है, लेकिन अगर नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो ये वाला तीनों फार्मूला आपको याद रखना है। द्रव्यमान और भार में अंतर पूछा जाता है तो द्रव्यमान का डिफिनेशन देख लीजिए। किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की जो परिमाण की मात्रा से द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान सभी जगह पर समान रहता है, यह एक अदिश राशि है। जबकि भार के संदर्भ में क्या कहते हैं, इसका ऐसे मतलब केजी होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। भार के बारे में, किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती हुई है। पृथ्वी को एक फोर्स है जिस वस्तु के अपने केंद्र की ओर खींचती है उस वस्तु का भार कहलाता है। एक सदिश राशि है, इसका ऐसे मात्रा केजी होता है और इसका भार वस्तु का भार कभी शून्य हो सकता है। ओके, किसी वस्तु का चल भार जो होता है ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो बस वही आएगा 1/6 आएगा जो पहले पढ़ चुके हैं। चलिए, थ्रस्ट इंपॉर्टेंट, ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, सब्जेक्टिव में आएगा आपसे। थ्रस्ट किसे कहते हैं? थ्रस्ट क्या है? प्रणोद किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु की सतह पर लंबवत लगने वाला बल को प्रणोद कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन, और हो जाता है न्यूटन और डाइन होता है। ठीक है, याद रखना है। दाब क्या होता है? किसी सतह पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को, अर्थात जो थ्रस्ट लगता है, लेकिन इसमें एक सतह पर होता है, प्रति इकाई सतह पर जितना लगता है वो दाब कहलाता है। दाब बराबर प्रणोद बटा क्षेत्रफल होता है। प्रेशर बराबर एरिया, फार्मूला इसका होता है। एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा और एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। और यहाँ पर देखिए दूसरा रिलेशन, एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम है।
ऐसा ही मात्रक इसके दो होते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल भी दो होता है। दाब कैसे मात्रक दो होता है। पास्कल का लॉ क्या था, किसी भी बंद द्रव के अंदर किसी भी भाग पर आरोपित दाब द्रव के प्रत्येक भाग पर समान रूप से संचरित होता है। यह नियम गैस और द्रव दोनों पर लागू होता है। बायोन्सी का आता है पेपर में, उत्प्लवनता या उत्प्लावकता क्या है। अच्छा देखो, इसको समझने क्या कीजिएगा, आप क्या कीजिएगा, बाल्टी लीजिएगा, उसमें पानी भरा होगा, आप जग को उसमें भर के, उसमें जग आप नीचे दबाइएगा, आप नीचे जग को दबाएंगे तो देखना आपको ऊपर एक, आपको हाथ पर एक, मतलब आप नीचे ढकेलेंगे पानी में तो ऊपर आना चाहता है एक फोर्स से, उसी फोर्स को हम उत्प्लावन बल कहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कोई चीज़ को पानी में डालिए, कोई वस्तु का आप उस पर फोर्स दाबते हैं नीचे तो देखना वो ऊपर आ जाती है। आपने कभी जग मग डाला होगा तो फिर एक फोर्स से ऊपर चला जाता है, उसी फोर्स को हम उत्प्लावन बल के ये कहते हैं। ये भी पेपर में आता है, ये भी थोड़ा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए इतना ही पढ़ना है, झूठ मूठ का ज़्यादा पढ़ेंगे हम लोग, तो पढ़ने के लिए तो हम आपको बहुत मेरे पास मेरे नोट्स जाकर देखिए, एक नोट्स डाला गया है पीडब्ल्यू, बहुत खतरनाक हो, कितना उसमें कंटेंट है, लिंक है के लिए। आर्किमिडीज के सिद्धांत, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्या था आर्किमिडीज का सिद्धांत, जब किसी ठोस वस्तु को किसी द्रव या पूर्णता आंशिक रूप से डुबाते हैं पानी में, द्रव में कोई ठोस को, तो उसके भार में एक प्रत्यक्ष कमी आ जाती है जो ठोस को ऊपर, जो ठोस वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए द्रव या गैस के भार के बराबर होती है। उसी को आर्किमिडीज का सिद्धांत था। एक घनत्व भी आप पढ़ते थे, वहाँ भी केमिस्ट्री पढ़ के आए थे डेंसिटी के बारे में, तो यहाँ भी डेंसिटी पढ़ना आपको फिजिक्स में भी। किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन में पदार्थ की जितनी मात्रा उपस्थित होती है उसे हम पदार्थ का घनत्व कहते हैं, इसको हम P/m/v से करते हैं। और एक रिलेटिव डेंसिटी पढ़ना है यहाँ पर, अपेक्षिक घनत्व। कहते किसी पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व उस पदार्थ का घनत्व व पानी के घनत्व के अनुपात का अनुपात है। ठीक है, अब कुछ सवाल जवाब कर लेते हैं। पास्कल का नियम क्या है, ठीक है, जस्ट पहले पढ़ते अपने। दाब का नियम, दाब क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्व बल और अच्छा क्वेश्चन थोड़ा अधूरा हो गया है। गुरुत्व बल किसे कहते हैं, सवाल था गुरुत्व बल और भार किसे कहते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सवाल पूरा करता हूँ, यहाँ पर भार भी होना चाहिए। गुरुत्व बल और भार किसे कहते हैं, भार में इसमें छूट गया था। गुरुत्व बल और भार किसे कहते हैं, उनके बीच उनके अंतर को स्पष्ट करना है। तो ये भार हो गया और दोनों में डिफरेंस कर देना है। द्रव्यमान और भार में अंतर आपको पहले से पढ़ाया गया था, तो इसकी ये आपका होमवर्क में जाएगा। ये आपका होमवर्क में रहेगा। उत्प्लवकता किसे कहते हैं, फिर से करा दिया हूँ। आर्किमिडीज का सिद्धांत आपको पहले करा दिया गया है, वहाँ से इसको आपको नोट कर लेना है। प्रश्न, किसी वस्तु के द्रव्यमान और भार, किसी वस्तु के द्रव्यमान, उसके भार और गुरुत्वीय त्वरण में क्या रिलेशन होता है, तो आपको रिलेशन यहाँ से निकाल देना है। प्रणोद क्या है, थ्रस्ट क्या है, शुरू में पढ़ाया गया था, आपको यहाँ से लिख लेना है। कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल आएंगे, देखिए। अब बच्चा जी क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करते रहना है। जितने क्वेश्चन कराए गए आप सब सवालों का अभ्यास करते रहिएगा। तो आपको अभ्यास करते रहना है। आइए कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। दाब कैसे मतलब करते आपको कराया गया था। दाब कैसे मतलब क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है ना, तो आपको ऑप्शन डी दिख रहा होगा। दाब कैसे मतलब
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अतः निम्नलिखित में कौन सा संबंध द्रव्यमान से प्राप्त होता है? तो मास बराबर एम है, तो एम बराबर एफ बटा ए हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया, बल बटा त्वरण सी हो जाएगा। तो बल बटा त्वरण हो जाएगा। दाब बल और क्षेत्रफल में कौन सा रिलेशन होता है? तो ए बराबर फोर्स अपॉन एरिया होता है, यानी फोर्स बराबर, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये तो पास्कल का नियम था। कौन सा कथन सत्य है? फोर्स बराबर एम इंटू ए होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है, ये हो जाएगा। पानी के घनत्व होता है, यहाँ पर कर दिया हूँ, सी वाला याद रखिएगा। नहीं 1000 kg मीटर पर क्यूब, हाँ तो केजी दिया, ठीक है। घनत्व कैसे, मतलब वही तो किए थे, केजी मीटर पर क्यूब। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का लगभग कितना है? तो लगभग 1/6 गुना होता है। किसी वस्तु का भार कहाँ अधिक होता है? तो पोल पर, पृथ्वी के ध्रुव पर ज़्यादा होता है। सबसे कम पूछेगा तो कहाँ होता है, तो कह देना विषुवत रेखा पर कम होता है, और केंद्र पर तो पूरा 0 होता है। थ्रस्ट का ऐसे मात्रक क्या होता है? न्यूटन ने डाइन होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक ऐसे मात्रक न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट। दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी का समानुपाती होता है, बीच की दूरी वर्ग के समानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, सी हो जाएगा। स्क्वायर भी होना चाहिए और इनवर्स भी होना चाहिए। भाई तो यहाँ देखिए, आपने पढ़ा होगा फार्मूला कि 1/6 गुना हो जाता है किसी का भार। कितने केजी का है? 6 केजी का है, 1 केजी हो जाएगा इसका आंसर। जी और जी में क्या रिलेशन है? तो ये बात मैं निकाल के दिखाया था और बोला भी था, तो इसको थोड़ा याद रखना आपको। जी एम बटा आर स्क्वायर। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ऊपर जाने पर घटता है। कहता कि निर्वात में देखिए, सिक्का पंख, कोई को पंख लगना चिड़िया उड़िया का, दोनों को एक साथ गिराना, दोनों पृथ्वी पर एक साथ पहुंचेंगे। एक और ये प्रैक्टिस सब घर पर कर दिख लेना, एकदम होता है। हाथी और चींटी गिराएंगे ना, दोनों सेम टाइम पर पृथ्वी पर जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल बराबर लगाती है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण बल 0 हो जाएगा, केंद्र पर तो भाई 0 हो जाएगा। चंद्रमा पर किसी वस्तु के भार का कितना होता है? तो उसका 6ठा भाग होता है। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान पूछा गया है, तो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर होगा। गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र क्या होता है? ए बराबर G(m1m2/r²। द्रव्यमान कैसे मात्रक केजी किलोग्राम हो जाए। द्रव्यमान और भार के बीच क्या संबंध है? वही W = mg, मूला सा
किसी वस्तु के भार चंद्रमा पर कम क्यों होता है? वायु का मान गुरुत्व कम है, तापमान कम है, इसी कारण तो फिर गुरुत्व वहाँ पर ग्रेविटेशन कम हो जाता होगा इसके लिए। मुक्त पतन में त्वरण का मान क्या बताया गया था? तो 9 का मान पूछा है, तो ये किसी वस्तु का भार शून्य कब होता है? पृथ्वी पर हो, जल में डूबी हो, निर्वात में हो, मुक्त पतन में हो। तो भाई किसी वस्तु का, ये थोड़ा होमवर्क करके देखना इसको। दो वस्तुओं के बीच की दूरी दुगनी कर दी है, ये तो बना के देखना, बन जाएगा आपसे, छोटा क्वेश्चन है। दो वस्तुओं के बीच की दूरी दुगनी कर दी है तो गुरुत्व बल कितना कम हो जाएगा? तो 1/4 कम हो जाएगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत लागू होता है भाई, ये गैस और हवा दोनों पर लागू होता है, ये लिक्विड और एयर दोनों में लागू होता है। एक वस्तु किसी द्रव में तैरती है यदि उत्प्लावक बल कब उसके भार से कम हो, भार से ज़्यादा हो। कोई वस्तु कब तैरता है? जब उसके भार बराबर हो जाता है। पृथ्वी गुरुत्व त्वरण का मान भी करा दिया गया है। ये सब कुछ क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं। और आपको दिया जाएगा छोटा सा यहाँ पर इजाज़त। मैं बोला ना, हर वीडियो को मैं आपको इतने कम समय में करूँगा कि रिवीजन के लिए बहुत मस्त होगा। फिर से एक बार आपको रिमाइंडर, आपको लेक्चर का लाइक, अपना छोटा सा प्यारा सा एक कमेंट और अपने फ्रेंड के साथ में इसको एक बार शेयर करना है। आप लोग गुरुकुल आश्रम पर आए, वीडियो को देखा आपने, आपको अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई। तो गुरुकुल आश्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत था, स्वागत है, स्वागत रहेगा। और ये हमारा थैंक यू। मैं पूरा उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से मन लगा पढ़ेंगे, आप लोग अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। और आपको मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि आपके पास टाइम अब उतना नहीं रहेगा और आपके पास प्रॉपर अब ऐसा ही काम दिया जा रहा है कि बहुत कम समय में आपका स्लाइड खत्म हो जाए, लेक्चर फिनिश हो जा रहा है और आपको वीडियो हो जाए। आपको एक बार थोड़ा सा टेलीग्राम के बारे में बताता हूँ, जिससे कि आपको जो आज पढ़ाया गया। तो पहले तो इसको मैं सेव करूँगा और आपका ग्रेविटेशन चैप्टर था, इसको मैं एक बार दिखाता हूँ। क्लास नोट्स है तो आपको बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। मैं इसको एक बार सेव कर रहा हूँ इस फाइल को, और आपको एक बार टेलीग्राम पर ले चलता हूँ। अपना टेलीग्राम का चैनल दिखाते हैं आपको, देखिएगा। टेलीग्राम पर जाइएगा, ये मेरा ग्रुप है, इस ग्रुप को मैं खोल के देखता हूँ। एक बार इसको मैं थोड़ा कैसे खुलेगा जी, व्यू चैनल इन्फो, देखिए ये रहा, जिसमें अभी 20 बच्चे हैं। और इसका ये रहा टेलीग्राम का, इसका आपको लिंक रहा। आपको इसमें सर्च क्या करना होगा, ये इसका कोड है, आप स्कैन करना चाहते हैं ऐसे स्कैन कीजिएगा
आप लिखिएगा उसमें गुरुकुल 9th ये आपका आ जाता है। ठीक है, मैं इसको एक बार कॉपी करता हूँ और मैं एक बार यूट्यूब पर इसको कर देता हूँ, अपने चैनल पर इसको हम पोस्ट एक बार। ये अपना चैनल है, ध्यान रखिएगा। तो किसी में एक बार होम पोस्ट कहाँ से किया जाएगा, उतना भी इस पर मैं चलाया नहीं हूँ तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। अच्छा, सब कुछ सही कर लो। चलिए ठीक है, एक बार मैं अपने अकाउंट से मैं पोस्ट कर दूंगा आज का ही। ठीक है, ऐसे टेलीग्राम आपको दिखा दिया हूँ। तो मिलते हैं वीडियो में। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। और आपको ये प्ले लिस्ट चाहिएगा, आपका क्लास 9 का देखिए मैं दिखा देता हूँ, बन चुका है प्ले लिस्ट। अगर नए छात्र हैं तो पहले आप सारे लेक्चर जगह पहले वहाँ से वॉच कीजिए, समझिए, सबके चैप्टर पढ़िए। आपको मोशन से लेकर यहाँ तक पढ़ाया गया। ये रहा 6 वीडियो आपको दिख रहे होंगे इसमें, तो आप इसका एंजॉय कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपका दिन बहुत बहुत अच्छा रहे, शुभ रहे। वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा।